जरा इस बात पर गौर कीजिए, 82 से 83 करोड़ भारतीयों की पूरी पहचान, मतलब उनका नाम, पता और जो आधार डेटा है ना, वो डार्क वेब पर मात्र 66 लाख रुपए में बिक गया। मतलब अगर आप इसका हिसाब लगाएं तो एक इंसान की डिजिटल पहचान की कीमत 1 पैसे से भी कम लगाई गई है। बिल्कुल। और हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी जेब में जो स्मार्टफोन है वो बस एक नॉर्मल सा उपकरण है, लेकिन असल में ये दुनिया भर के हैकर्स के लिए हमारी जिंदगी का, हमारी पूरी प्राइवेसी का एक खुला दरवाजा बन चुका है। हाँ, और इसी वजह से आज की ये चर्चा बहुत जरूरी है। सही कहा। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इंटरनेट की उसी अंधेरी दुनिया का दरवाजा खोलने वाले हैं जिसे लोग डार्क वेब कहते हैं। आज की जो हमारी पूरी चर्चा है वो साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ ऋषभ पांडेय के एक बहुत ही इन डेप्थ इंटरव्यू पर आधारित है। और हमारा मिशन यही है कि हम इन सारी तकनीकी पेचीदगियों को डिकोड करें ताकि ये छात्रों के लिए एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी बने और हम सभी जो आम यूजर्स हैं उन डिजिटल खतरों को समझ सकें जो लिटरली हर दिन एक नया रूप ले रहे हैं। देखिए, इस विषय की जो गहराई है ना, वो वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि बात अब सिर्फ डार्क वेब तक सीमित नहीं रह गई है। हाँ, मतलब खतरे और भी हैं। बिल्कुल। तकनीक के इस दौर में हैकिंग अब सिर्फ सॉफ्टवेयर तक नहीं है। अब कुछ ऐसे भौतिक या कह लें फिजिकल उपकरण आ चुके हैं जो पलक झपकते ही आपका डेटा चुरा लेते हैं। और इसके साथ ही डिजिटल अरेस्ट जैसे जो मनोवैज्ञानिक स्कैम्स हैं। अरे बाप रे, डिजिटल अरेस्ट तो आजकल हर जगह न्यूज में है। हाँ, वो अब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुके हैं। तो जब हम इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि इंटरनेट का जो स्वरूप हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं ना, वो असल में एक बहुत बड़ा भ्रम है। ये भ्रम वाली बात सुनकर मुझे इंटरनेट की वो मशहूर आइसबर्ग यानी हिमखंड वाली एनालॉजी याद आ गई। मतलब हम गूगल या किसी भी सर्च इंजन पर जो कुछ भी खोजते हैं, न्यूज पढ़ते हैं या जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हाँ, वो पानी के ऊपर तैरता हुआ बस एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। आंकड़ों की माने तो ये पूरे इंटरनेट का केवल 3% है। सिर्फ 3%, सही कहा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बाकी का जो 97% हिस्सा है वो तो आम सर्च इंजनों की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। और ये आइसबर्ग वाली एनालॉजी ना इस स्थिति को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। जो 3% हिस्सा हमें दिखता है उसे हम सरफेस वेब कहते हैं। अच्छा। और बाकी के 97% में सबसे बड़ा हिस्सा डीप वेब का होता है। अब देखिए, लोगों को लगता है कि डीप वेब कोई गैर कानूनी जगह है, पर ऐसा नहीं है। तो फिर वहां क्या होता है? इसमें बस वो जानकारी होती है जिसे पासवर्ड या किसी पेवॉल के पीछे सुरक्षित रखा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी बैंक के सर्वर हो गए या किसी कंपनी का अपना प्राइवेट डेटाबेस हो गया, या हमारे खुद के ईमेल अकाउंट्स। बिल्कुल। अब कोई भी गूगल पर सर्च करके सीधे आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस तो नहीं देख सकता ना। नहीं, वो तो मुमकिन नहीं है। तो ये सब डीप वेब में आता है। और इसी डीप वेब की एकदम सबसे निचली, सबसे छिपी हुई जो परत है, वहां मौजूद है डार्क वेब। लेकिन देखिए, डार्क वेब का नाम सुनते ही ना दिमाग में ऐसी छवि बनती है जैसे इसे किसी अंडरवर्ल्ड के खूंखार हैकर्स ने बनाया हो। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। प्यास की परतों की तरह एन्क्रिप्शन का काम करता था। सही कहा आपने। और इस तकनीक को बनाने के पीछे का जो मूल विचार था वो ये था कि खुफिया एजेंसियां बिना अपनी पहचान उजागर किए इंटरनेट पर जानकारी शेयर कर सकें। अनियन राउटिंग में होता ये है कि जब कोई डेटा भेजा जाता है तो वो सीधे अपने गंतव्य तक यानी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता। वो दुनिया भर में फैले कई रैंडम सर्वर से होकर गुजरता है, जिन्हें नोड्स कहते हैं, राइट? हाँ, नोड्स कहते हैं। और हर नोड पर एन्क्रिप्शन की एक नई परत चढ़ जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो या निगरानी करने वाली एजेंसी हो, वो ये ट्रैक ही नहीं कर पाती कि जानकारी कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। तो मतलब पूरा सिस्टम ही एनोनिमस है। बिल्कुल। लेकिन विडंबना देखिए, जो तकनीक पहचान छिपाने और सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, उसी एनोनिमिटी का फायदा उठाकर ये जगह आज अवैध हथियारों, ड्रग ट्रैफिकिंग और चोरी हुए डेटा के बाजार में तब्दील हो गई है। यहाँ ना मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आता है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि डार्क वेब पर इनक्रिप्शन इतना मजबूत है और दूसरी तरफ हमारे ही देश का इतना सुरक्षित माना जाने वाला जो आधार डेटा है वो लीक होके वहाँ पहुँच जाता है। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मतलब
सरकार ने भले ही आधिकारिक तौर पर इस बड़े लीक से इनकार किया हो, लेकिन साइबर विशेषज्ञों ने तो डार्क वेब पर उस डेटा के स्नैपशॉट और सैंपल साफ तौर पर देखे हैं ना। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे सिस्टम इतने ही सुरक्षित हैं, तो इतना विशाल डेटाबेस आखिर बाहर कैसे आ जाता है? देखिए, इस सवाल का जवाब तकनीकी कमजोरियों से ज्यादा ना ढांचागत कमजोरियों में छिपा है। कोई भी सिस्टम बाहर से हैकर्स के लिए कितना भी अभेद्य क्यों ना हो, मतलब कितना भी स्ट्रांग हो, सबसे बड़ी सेंध तो अंदर से लगती है। बिल्कुल। इसके दो मुख्य कारण होते हैं। पहला तो है इनसाइडर थ्रेट। मान लीजिए किसी कर्मचारी के पास डेटाबेस का वैध एक्सेस है और वो जानबूझकर या पैसों के लालच में आकर वो डेटा बाहर निकाल दे, जो कि बहुत आम बात है। हाँ, लेकिन इससे भी बड़ा और सबसे कॉमन कारण है एपीआई, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में मौजूद खामियां। एपीआई। अगर हम इस एपीआई को आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह से डिजिटल वेटर की तरह काम करता है ना? डिजिटल वेटर? वो कैसे? जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम सीधे किचन में जाकर खाना तो नहीं लाते, हम वेटर को अपना ऑर्डर देते हैं और वो खाना लेकर आता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे मोबाइल ऐप और मुख्य डेटाबेस के बीच ये एपीआई एक पुल या वेटर का काम करता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। अब जरा कल्पना करें कि वो वेटर ये चेक ही ना करे कि ऑर्डर देने वाला व्यक्ति कौन है या उसे कितना खाना दिया जाना चाहिए। अरे बाप रे! हैकर्स इसी बात का फायदा उठाते हैं। वो मुख्य डेटाबेस पर सीधा हमला नहीं करते, क्योंकि वो तो बहुत सुरक्षित होता है। हाँ, वो तो एन्क्रिप्टेड होगा। वे उस एपीआई में एक सिक्योरिटी बग ढूंढते हैं। अगर एपीआई की प्रोग्रामिंग में रेट लिमिटिंग या सही ऑथेंटिकेशन नहीं लगा है, तो हैकर बस एक छोटा सा कोड लिखकर उस वेटर से लाखों लोगों का डेटा एक साथ मांग लेता है। और सिस्टम को लगता है कि कोई नॉर्मल ऐप ही जानकारी मांग रहा है। बिल्कुल, सिस्टम को लगता है कोई वैध काप है और वो सारा का सारा डेटा बाहर भेज देता है। और यही वो चुराया हुआ डेटा है जो डार्क वेब पर एकदम कौड़ियों के भाव बिकता है और फिर बाद में डिजिटल अरेस्ट जैसे बड़े स्कैम्स की नींव रखता है। तो अगर हमारा बुनियादी डेटा जैसे नाम, नंबर, आधार वो पहले से बाजार में है, तो ये जो प्राइवेसी का गुब्बारा है ये तो पूरी तरह से फूट जाता है। प्राइवेसी तो आज के समय में एक भ्रम ही है। और आम इंटरनेट यूजर्स जो अक्सर कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, उनका क्या? जैसे इनकॉग्निटो मोड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अरे इनकॉग्निटो मोड? हाँ, लोग सोचते हैं कि ब्राउजर में इनकॉग्निटो टैब खोलने का मतलब है कि बस अब वे इंटरनेट पर बिल्कुल अदृश्य हो गए। लेकिन क्या ये वैसा ही नहीं है जैसे किसी लाइब्रेरी में बैठकर कोई किताब पढ़ना और बस उस किताब को पढ़ने की रसीद अपने पास ना रखना? लाइब्रेरी का ये उदाहरण एकदम फिट बैठता है यहाँ पर। देखिए, इनकॉग्निटो मोड प्राइवेसी के नाम पर मैं तो कहूंगा सबसे बड़ा छलावा है। वो कैसे? जब आप ये मोड ऑन करते हैं ना, तो ब्राउजर सिर्फ एक काम करता है, वो आपके डिवाइस की लोकल हिस्ट्री और कुकीज को सेव नहीं करता। मतलब सिर्फ मेरे फोन या लैपटॉप में हिस्ट्री नहीं दिखेगी? हाँ, यानी अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके बाद उस फोन या लैपटॉप को चेक करे तो उसे पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सी वेबसाइट खोली थी। लेकिन डिवाइस से बाहर निकलते ही आपका वो सारा डेटा बिल्कुल पारदर्शी होता है। यानी जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या जो आईएसपी है, जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया या कोई भी ब्रॉडबैंड कंपनी, उससे सब कुछ साफ साफ दिख रहा होता है बिना किसी रुकावट के। हर बार जब कोई वेबसाइट खोली जाती है तो डिवाइस एक डीएनएस रिक्वेस्ट भेजता है और ये रिक्वेस्ट आपके राउटर और आईएसपी दोनों के पास रिकॉर्ड होती है। बाप रे! और ये तथ्य काफी हैरान करने वाला है कि सरकार या एजेंसियां जब चाहें तब आईएसपी से ये डेटा मांग सकती हैं। उदाहरण के लिए शहरों के आधार पर इंटरनेट ट्रैफिक का जो विश्लेषण होता है कि कहाँ किस तरह का कंटेंट या पोर्नोग्राफी ज़्यादा देखी जा रही है, वो सारा का सारा डेटा इन्हीं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लॉग से ही तो आता है। अगर इनकॉग्निटो मोड सिर्फ एक भ्रम है, तो फिर लोग सुरक्षा के लिए वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का रुख करते हैं। वीपीएन को तो डिजिटल दुनिया का एकदम बुलेट प्रूफ जैकेट माना जाता है ना? माना तो जाता है, लेकिन मेरी समझ में यहाँ एक पेच है। मतलब बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करती हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंशियल डेटा सुरक्षित रहे। लेकिन जो वीपीएन सेवाएं आम जनता के लिए बाजार में उपलब्ध हैं, जो हम ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं, क्या वे भी सच में वैसी ही सुरक्षा देती हैं? देखिए, यहाँ कॉर्पोरेट वीपीएन और कमर्शियल वीपीएन के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। वीपीएन मूल रूप से करता क्या है? वो आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच एक एन्क्रिप्टेड टनल यानी एक सुरक्षित सुरंग बनाता है। ठीक है। इससे आईएसपी को ये तो दिखता है कि आपका डिवाइस इंटरनेट से जुड़ा है और किसी वीपीएन सर्वर से बात कर रहा है, लेकिन उस टनल के अंदर कौन सा डेटा जा रहा है ये आईएसपी नहीं पढ़ सकता। तो फिर दिक्कत कहाँ है?
दिक्कत यहाँ है कि कॉर्पोरेट वीपीएन में वो टनल कंपनी के अपने ही सुरक्षित सर्वर तक जाती है, लेकिन कमर्शियल वीपीएन कंपनियों के मामले में पूरी कहानी ही अलग है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम अपना सारा डेटा आईएसपी की नज़रों से बचाकर उस वीपीएन कंपनी के हाथ में सौंप रहे हैं। बिल्कुल ठीक यही हो रहा है। वीपीएन सेवाएं देने वाली ज्यादातर कंपनियां यूजर्स का बाकायदा लॉग रखती हैं। मतलब उन्हें पता है हम क्या कर रहे हैं। हाँ, किस आईपी एड्रेस से कितने बजे कौन सी वेबसाइट एक्सेस की गई, ये सब उनके पास दर्ज होता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर वीपीएन का इस्तेमाल करता है कि वो पूरी तरह से एनोनिमस हो गया है और वो कोई गैर कानूनी काम करता है, तो कानूनी एजेंसियों की दखल देने पर ये वीपीएन कंपनियां वो सारा डेटा सौंपने में जरा भी देर नहीं लगाती हैं। सच तो यह है कि इंटरनेट पर 100% एनोनिमिटी कभी नहीं होती। जब हम ये मान ही लेते हैं कि हमारी हर गतिविधि ट्रैक हो रही है, तब हैकर्स इसी डर का फायदा उठाते हैं। इसी बात से मुझे एक बहुत ही शातिर तकनीक की याद आ रही है, ब्राउजर इन ब्राउजर अटैक। ओह, वो तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ, मतलब अगर वीपीएन और इनकॉग्निटो हमें असली गुमनामी नहीं दे सकते, तो हैकर्स हमारा असली आईपी ट्रैक करने के बजाय हमें हमारे ही स्क्रीन पर फंसा लेते हैं। वो यूजर के ब्राउजर के अंदर ही एक फर्जी विंडो खोल देते हैं जो देखने में बिल्कुल असली ब्राउजर जैसी ही लगती है। ये तकनीक ना मनोविज्ञान और कोडिंग का एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण है। होता यह है कि जब कोई यूजर किसी असुरक्षित वेबसाइट पर जाता है तो अचानक उसकी पूरी स्क्रीन लॉक हो जाती है और बैकग्राउंड में वो पुलिस के सायरन की आवाज बजने लगती है। बिल्कुल, सायरन बजता है और स्क्रीन पर एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक हूबहू असली दिखने वाला फर्जी नोटिस आ जाता है और लोग डर जाते हैं। हाँ, उस नोटिस में बकायदा लिखा होता है कि यूजर ने कोई अवैध साइट देखी है और उसके डिवाइस को ब्लॉक कर दिया गया है। और तो और जुर्माना भरने के लिए स्क्रीन पर ही एक पेमेंट लिंक भी दिया होता है। और डर के मारे लोग मतलब बिना कुछ सोचे समझे उस फर्जी स्क्रीन पर पेमेंट कर भी देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं। सॉफ्टवेयर की ये दुनिया तो वाकई खौफनाक है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा डरावना वो खतरा है जो हमारे भौतिक वातावरण यानी फिजिकल एनवायरनमेंट में मौजूद है। सही कहा, हार्डवेयर हैकिंग। हाँ, मतलब सॉफ्टवेयर में खामियां ढूंढना फिर भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर कोई हैकर शारीरिक रूप से हमारे उपकरणों के करीब आ जाए तो हार्डवेयर हैकिंग से बचना तो लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसे हम एक तरह से डिजिटल पॉकेटमारी कह सकते हैं, और इसका सबसे चर्चित उदाहरण है वो गैजेट फ्लिपर ज़ीरो। देखिए, हार्डवेयर हैकिंग ने सुरक्षा के सारे समीकरण ही बदल दिए हैं। फ्लिपर ज़ीरो देखने में किसी बच्चों के गेमिंग कंसोल जैसा लगता है और इसकी कीमत भी मुश्किल से $200 के आसपास होती है। देखने में एकदम नॉर्मल टॉय लगता है। हाँ, लेकिन असल में ये एक बेहद शक्तिशाली रेडियो फ्रीक्वेंसी और RFID टूल है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चीजें रेडियो सिग्नल्स पर काम करती हैं, जैसे ऑफिस के ID कार्ड हो गए, कारों के रिमोट हो गए, और हमारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स भी। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे टैप एंड पे वाले कार्ड्स ही हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है? क्योंकि एक आम इंसान तो यही सोचेगा ना कि जब तक कोई उसका कार्ड छीन न ले या कार्ड को मशीन में न डाले, तब तक पैसे कैसे कट सकते हैं? देखिए, इन कार्ड्स के अंदर एक छोटी सी RFID चिप होती है जो रेडियो तरंगों के जरिए पेमेंट मशीन से बात करती है। अच्छा। फ्लिपर ज़ीरो इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। अगर कोई हैकर इस डिवाइस को चालू करके किसी के वॉलेट या बैग के नजदीक से गुजर जाए, महज कुछ इंच की दूरी से, तो ये डिवाइस कार्ड की चिप को एक पल्स भेजता है। और चिप को लगता है कि कोई पेमेंट टर्मिनल है। हाँ, चिप को लगता है कि जानकारी मांगी जा रही है और वो बिना किसी एन्क्रिप्शन के कार्ड का नंबर और एक्सपायरी डेट हवा में प्रसारित कर देती है और फ्लिपर ज़ीरो उसे तुरंत रिकॉर्ड कर लेता है। बाप रे। और यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर वो क्रेडिट कार्ड है तो उस जानकारी का इस्तेमाल सीधा अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वहां अक्सर OTP की जरूरत ही नहीं होती। हाँ, पलक झपकते ही आपका कार्ड क्लोन हो जाता है और पैसे गायब। लेकिन देखिए, फ्लिपर ज़ीरो तो फिर भी एक अलग डिवाइस है जिसे शायद कोई पहचान ले। उन उपकरणों का क्या जो बिल्कुल हमारी रोजमर्रा की चीजों जैसे दिखते हैं, जैसे वो OMG केबल। OMG केबल तो लिटरली किसी का भी दिमाग खराब कर सकता है। इसे देखकर कोई भी शक नहीं कर सकता कि ये एक हैकिंग टूल है। ये बिल्कुल एक साधारण एप्पल या Type-C चार्जिंग केबल की तरह ही दिखती है। एकदम नॉर्मल केबल। एकदम नॉर्मल। लेकिन इसके कनेक्टर के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक वाईफाई चिप और एक पूरा वेब सर्वर लगा होता है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही कोई उस केबल को चार्जिंग के लिए अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप में लगाता है, वो डिवाइस से पावर खींचकर उस छुपी हुई चिप को चालू कर देती है। बिल्कुल,
और चिप के चालू होते ही वो अपना खुद का एक वाईफाई हॉटस्पॉट बना लेती है। और हैकर कनेक्ट कर लेता है। हाँ, अगर हैकर कुछ मीटर की दूरी पर बैठा है तो वो उस वाईफाई से जुड़कर आपके डिवाइस को पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल कर सकता है। वो कीबोर्ड पर टाइप किए गए हर अक्षर को यानी की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर सकता है, जिससे आपके सारे पासवर्ड आसानी से चुराए जा सकते हैं। मतलब स्क्रीन पर जो चल रहा है वो सब देख सकता है। सब कुछ। और बैकग्राउंड में चुपके से मैलवेयर भी इंस्टॉल कर सकता है। और बात बस सिर्फ केबल तक ही सीमित नहीं है। हवा में मौजूद सिग्नल्स को हथियार बनाकर आजकल ब्लूटूथ स्पैम अटैक जैसी चीजें भी की जा रही हैं। इसमें तो किसी फोन को छुआ भी नहीं जाता, फिर भी उसे क्रैश किया जा सकता है। ब्लूटूथ स्पैम अटैक में हैकर एक विशेष उपकरण या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है। वो क्या करता है कि नजदीक मौजूद किसी भी स्मार्टफोन जैसे कि आईफोन पर एक साथ हजारों फर्जी ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट भेज देता है। अच्छा, तो फोन का प्रोसेसर ओवरलोड हो जाता होगा। बिल्कुल, फोन का प्रोसेसर इतनी सारी रिक्वेस्ट को एक साथ प्रोसेस करने की कोशिश में पूरी तरह से हैंग हो जाता है और अंततः आपका डिवाइस रीस्टार्ट या स्विच ऑफ हो जाता है। ये तो बहुत परेशान करने वाला है। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि अपने उपकरणों के ऑपरेटिंग सिस्टम और फर्मवेयर को हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि टेक कंपनियां ऐसे बग्स को पैच करती रहती हैं। और हाँ, रेलवे स्टेशन या कैफे जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जो मुफ्त चार्जिंग केबल्स मिलती हैं ना, उनका इस्तेमाल करने से तो हमेशा बचना चाहिए। ये सब सुनकर एक बात तो साफ हो जाती है कि तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हैक करने के लिए फिर भी बहुत ज्ञान और भारी उपकरणों की जरूरत तो पड़ती है। लेकिन इंसानी मनोविज्ञान को हैक करना इससे कहीं ज्यादा आसान है। मतलब अगर हम हार्डवेयर से निकलकर सीधे इंसान के दिमाग की बात करें तो हमारी सारी डिजिटल सिक्योरिटी फेल हो जाती है। सही कहा। और साइबर सुरक्षा की दुनिया में ना इसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। अच्छा, देखिए, हैकर्स ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इंस्टाग्राम या गूगल के सर्वर्स को हैक करना लगभग असंभव है, क्योंकि वहां अरबों डॉलर का सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है। हाँ, वो तो अभेद्य किले जैसे हैं। इसलिए वे सीधा सिस्टम पर हमला करने के बजाय उस सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले इंसान को ही अपना निशाना बनाते हैं। वे हमारी दो सबसे कमजोर भावनाओं के साथ खेलते हैं, डर और लालच। जैसे वो मैसेजेस आते हैं ना, आपका अकाउंट वेरीफाई हो रहा है, ब्लू टिक के लिए यहाँ क्लिक करें। बिल्कुल, ये लालच हो गया। और दूसरा, आपका अकाउंट 24 घंटे में सस्पेंड हो जाएगा। ये डर हो गया। हाँ, और इन्हीं भावनाओं में बहकर लोग अपना पासवर्ड और ओटीपी खुद अपने हाथों से हैकर्स को सौंप देते हैं। और ये रणनीति, सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति इतनी कारगर है कि दुनिया के बड़े बड़े वीआईपी और राजनेता भी इसके शिकार हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं। हमारे देश के कई हाई प्रोफाइल नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी इसी तरह हैक हुए थे। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि हम किसी राजनीतिक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। ये केवल साइबर अटैक को समझने का एक उदाहरण है। पर ये कोई सीधा तकनीकी हमला नहीं था, बल्कि उन अकाउंट्स को जो टीम मैनेज करती है ना, उनके सदस्यों को सोशल इंजीनियरिंग के जरिए फंसाया गया था। हाँ, उनके सिस्टम में मालवेयर भेजकर या उन्हें झांसा देकर मुख्य अकाउंट का एक्सेस ले लिया गया था। और इसी सोशल इंजीनियरिंग का आज के समय में सबसे भयावह रूप जो हम देख रहे हैं वो है डिजिटल अरेस्ट। हाँ, अभी हम बात ही कर रहे थे इसकी। हाँ, ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, बल्कि $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुका है। इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि देश के शीर्ष नेतृत्व, खुद प्रधानमंत्री को भी इसके खिलाफ चेतावनी जारी करनी पड़ी है। और ये डिजिटल अरेस्ट असल में मानसिक प्रताड़ना का एक बहुत ही गंदा खेल है। इसमें किसी व्यक्ति को अचानक कॉल आता है, कॉल करने वाला खुद को कोई कस्टम अधिकारी या पुलिस बताता है। वे ऐसा माहौल बनाते हैं कि मान लीजिए कोई पार्सल पकड़ा गया है जिसमें अवैध ड्रग्स हैं या आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हुआ है। और फिर वो व्यक्ति को डराते हैं। हाँ, फिर वे उसे वीडियो कॉल पर आने को कहते हैं, जहां पीछे एकदम असली दिखने वाला नकली पुलिस स्टेशन का सेटअप होता है। इंसान को डराकर धमकाकर घंटों तक कैमरे के सामने बिठाए रखा जाता है। उसे लिटरली डिजिटल तरीके से अरेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, उसे किसी से बात नहीं करने दी जाती और ये मनोवैज्ञानिक दबाव तब तक जारी रहता है जब तक वो डर के मारे अपनी सारी जमा पूंजी ट्रांसफर नहीं कर देता। और पता है, भविष्य में और भी खतरनाक होने वाला है। वो कैसे? क्योंकि अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जुड़ गया है। एआई वॉइस क्लोनिंग तकनीक से हैकर्स महज कुछ सेकंड के ऑडियो सैंपल से आपकी किसी भी करीबी रिश्तेदार की आवाज की हूबहू नकल कर सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। और साथ ही कॉल स्पूफिंग के जरिए वे कॉलर आईडी पर वही नंबर दिखा सकते हैं जो आपके फोन में सेव है। लेकिन कॉल स्पूफिंग तो भारत में बैन है ना? हाँ, भारत में कॉल स्पूफिंग पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसके लिए 3 साल तक की जेल का भी प्रावधान है। लेकिन
इंटरनेट के जरिए विदेश में बैठे जो अपराधी हैं वो इन तकनीकों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हैकर्स मतलब आवाज और शक्ल दोनों की ही इतनी अच्छी नकल कर सकते हैं, तो एक आम इंसान खुद को कैसे बचा सकता है? ये पूरी स्थिति तो बहुत डरावनी और निराशाजनक लगती है। निराशा तो स्वाभाविक है, लेकिन देखिए बचाव भी पूरी तरह से मुमकिन है। साइबर दुनिया में एक बहुत पुरानी कहावत है, सिस्टम में अपडेट आ सकता है लेकिन इंसानी मूर्खता का कोई फिक्स नहीं है। मतलब गलती कहीं ना कहीं हमारी ही होती है। बिल्कुल, हर हैक के पीछे कहीं ना कहीं मानवीय चूक होती ही है। बचाव का सबसे पहला और मजबूत तरीका है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हर डिजिटल अकाउंट पर इसे लागू होना ही चाहिए, जिसे हम 2FA भी कहते हैं। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हैकर को आपका पासवर्ड मिल भी जाए तब भी उसे लॉगिन करने के लिए एक अतिरिक्त कोड की यानी OTP की जरूरत होगी जो सिर्फ आपके असली डिवाइस पर आता है। और इसके अलावा पासवर्ड का चुनाव भी तो बहुत अहम है। अक्सर लोग अपना नाम, अपनी जन्म तिथि या फोन नंबर ही पासवर्ड में रख लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। ऐसे पासवर्ड्स को तो हैकर्स वो डिक्शनरी अटैक या ब्रूट फोर्स टूल्स के जरिए बस कुछ ही सेकंड में क्रैक कर लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पासवर्ड हमेशा रैंडम अक्षरों और प्रतीकों यानी सिंबल्स का मिश्रण होना चाहिए। एकदम सही। और गूगल या अन्य प्लेटफॉर्म्स द्वारा दिए जाने वाले जो बैकअप कोड्स होते हैं उन्हें हमेशा किसी सुरक्षित जगह पर, जैसे किसी डायरी में लिखकर रखना चाहिए, ताकि फ़ोन चोरी होने या खो जाने की स्थिति में अकाउंट वापस पाया जा सके। बिल्कुल, और अगर हम इस पूरे परिदृश्य को एक अलग नजरिए से देखें तो इन बढ़ते खतरों ने युवाओं के लिए साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक विशाल और सुनहरा करियर विकल्प भी तो खोल दिया है ना। अच्छा, करियर के रूप में? हाँ, जो छात्र तकनीकी दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं वे इस समस्या का समाधान बनकर एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। तो अगर कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहे और एक एथिकल हैकर बनना चाहे तो उसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? मतलब क्या सीधे कोडिंग सीखना जरूरी है? नहीं, कोडिंग से भी ज्यादा जरूरी है डेटा के व्यवहार को समझना। जब हम इंटरनेट पर कुछ भेजते हैं तो वो बस हवा में उड़कर नहीं जाता, वो नेटवर्किंग के कुछ खास नियमों का पालन करता है। इसके लिए OSI मॉडल यानी ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल को समझना सबसे बुनियादी कदम है। OSI मॉडल? हाँ, ये मॉडल 7 अलग-अलग परतों या लेयर्स में बटा होता है, फिजिकल लेयर से लेकर एप्लीकेशन लेयर तक। इसे अगर हम एक इमारत के नक्शे या ब्लूप्रिंट की तरह समझें तो हैकर सीधे इमारत से नहीं टकराता, वो नक्शा देखकर तय करता है कि क्या ग्राउंड फ्लोर का दरवाजा यानी जो फिजिकल लेयर है वो कमजोर है या फिर सबसे ऊपर की खिड़की यानी एप्लीकेशन लेयर खुली रह गई है। ये बहुत ही शानदार एनालॉजी दी आपने। जब कोई छात्र ये समझ जाता है कि डेटा इन 7 परतों से कैसे गुजरता है तब वो नेटवर्क में मौजूद खामियों को आसानी से पहचान सकता है। तो इसके लिए कोई कोर्स होता है क्या? हाँ, इस समझ को प्रमाणित करने के लिए CEH यानी सर्टिफाइड एथिकल हैकर और EJPT जैसे प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशन कोर्सेज एक बहुत ही शानदार शुरुआत हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज के समय में भारत में 10 साल के अनुभव वाला एक कुशल साइबर सिक्योरिटी पेशेवर सालाना 1 करोड़ रुपए तक का पैकेज भी आसानी से हासिल कर सकता है। 1 करोड़? ये तो बहुत बड़ा पैकेज है। और जो लोग किसी दफ्तर में बैठकर वो टिपिकल 9 से 5 की नौकरी नहीं करना चाहते, उनके लिए बग बाउंड्री प्रोग्राम्स भी तो किसी खजाने से कम नहीं है। बिल्कुल, बग बाउंड्री तो बहुत ही रोमांचक है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां दुनिया भर के एथिकल हैकर्स को एकदम खुला निमंत्रण देती हैं कि वो आएं और उनके सिस्टम को हैक करके दिखाएं। और अगर कोई कमी मिलती है तो कंपनी उसके बदले में उन्हें लाखों रुपए का इनाम देती है। इसका एक बहुत ही दिलचस्प मामला फेसबुक का है। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है। देखिए, जब हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो फेसबुक हमारे फोन पर एक 6 अंकों का OTP भेजता है। हाँ, रीसेट करने के लिए। बिल्कुल। अब सुरक्षा के लिहाज से अगर कोई 3 या 4 बार गलत OTP डालता है तो सिस्टम उस अकाउंट को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर देता है। बिल्कुल, ताकि कोई हैकर बार बार अंदाजा ना लगा सके, जिसे रेट लिमिटिंग कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक भारतीय रिसर्चर ने सिस्टम की इसी प्रक्रिया में एक लॉजिक फ्लॉ ढूंढ निकाला था। उसने देखा कि अगर एक खास तरीके से बहुत सारे सर्वर्स का इस्तेमाल करके एक ही समय पर एक साथ लाखों रिक्वेस्ट भेजी जाएं, तो फेसबुक का सर्वर उस रेट लिमिटिंग को प्रोसेस करने में ही कंफ्यूज हो जाता है। एकदम सही कह रही हैं आप। और ब्लॉक करने का कमांड एग्जीक्यूट होने से पहले ही उस रिसर्चर का टूल 00000 से लेकर
9 तक के सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेता था और सही ओटीपी मैच होते ही पासवर्ड रीसेट हो जाता था। और इस तरह के अटैक को हम तकनीकी भाषा में ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। रिसर्चर ने बिना किसी का पासवर्ड चुराए सिर्फ सिस्टम की लॉजिक को बाईपास करके किसी भी अकाउंट का एक्सेस लेने का तरीका खोज लिया था। और फिर उसे फेसबुक ने इनाम दिया? हाँ, जब उसने इस कमी की रिपोर्ट फेसबुक को दी तो कंपनी ने उसे $20,000 यानी लगभग 16 लाख रुपए का इनाम दिया और तुरंत उस बग को फिक्स भी कर दिया। ये तो कमाल की बात है। ये दिखाता है कि साइबर सुरक्षा का मतलब सिर्फ सिस्टम को बचाना नहीं, बल्कि एक हैकर की तरह सोचकर उन कमियों को पहले ढूंढना है ताकि कोई और उसका फायदा न उठा सके। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने डार्क वेब की गहरी परतों से लेकर उन हैकिंग टूल्स तक का सफर तय किया जो हमारे आसपास ही छिपे हैं। हमने देखा कि कैसे एपीआई की बस एक छोटी सी कमी करोड़ों लोगों का डेटा लीक कर सकती है और कैसे वीपीएन व इनकॉग्निटो मोड का जो भ्रम है वो हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास कराता है। और हार्डवेयर हैकिंग को तो हम भूल ही नहीं सकते। बिल्कुल, फ्लिपर ज़ीरो जैसे उपकरणों से लेकर डिजिटल अरेस्ट के उन भयानक मनोवैज्ञानिक जालों तक। ये बात तो स्पष्ट है कि आज के समय में सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी या कमजोरी तकनीक में नहीं बल्कि हमारे इंसानी विश्वास में है। और इसी विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए सही जानकारी और जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। डेटा आज के इस युग का सबसे मूल्यवान संसाधन है और जो युवा इसे सुरक्षित रखने की कला सीख लेंगे ना, वे न सिर्फ अपना खुद का भविष्य संवारेंगे बल्कि इस पूरी डिजिटल दुनिया के असली रक्षक बनेंगे। बहुत ही सही बात कही आपने। जब हम इस पूरे परिदृश्य को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सुरक्षा की शुरुआत तकनीक से नहीं बल्कि सही सवाल पूछने की आदत से होती है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जाते जाते आज की इस चर्चा से उपजा एक विचार ऐसा है जिस पे हम सभी को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस एआई और डीप फेक के दौर में जब फोन पर अपने ही किसी करीबी की आवाज़ सुनकर या वीडियो कॉल पर उनकी शक्ल देखकर भी उन पर आंख बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता, तो भविष्य में भरोसे की यानी ट्रस्ट की परिभाषा क्या होगी? क्या वो दिन अब दूर है जब हमें आने वाले समय में अपने ही परिवार वालों से बात करने और उनकी असली पहचान सुनिश्चित करने के लिए भी कोई सीक्रेट पासवर्ड तय करके रखना पड़ेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।